नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह ही आना पड़ा और मैंने सोचा कि विद्यालय जाने से पहले क्यों ना आपको अपडेट दे दी जाए, क्योंकि रात से ही जैसे ही ऐतिहासिक नियमों में बदलाव, जो ऐतिहासिक बदलाव हुआ है राजस्थान सेवा नियमों में, उसके बारे में जैसे ही पता चला तो मैसेज कमेंट वगैरह आने शुरू हो गए। तो बहुत से साथी जो है विचलित हो रहे थे। ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए सीधे ही मैं पॉइंट पर आऊँगा। साथियों, ऐसा है कि राजस्थान सेवा नियम जो थे 1971 वाले, उनमें कुछ ना कुछ, जब भी नियम बनते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ विसंगतियां रह जाती है। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए कल माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो है नए नियमों के लिए उनके द्वारा निर्देश जारी किए गए और उससे काफी अच्छे बदलाव जो देखने को मिले। और उनसे क्या बदलाव होगा, कैसे होगा, अब इसमें दो तीन चीजें जो प्रतियोगियों को विचलित कर रही थी, वो एक ये कि व्याख्याता भर्ती में सर बीए के अंदर और एमए के अंदर सब्जेक्ट एक ही कर दिया है। तो क्या हमें ये प्रभावित करेगा, ये कब से लागू होगा, कैसे होगा, इसके बारे में, और रीट पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, अध्यापक भर्ती हर साल कैसे आएगी, और 6D क्या है, ऐसे सवाल बहुत सारे देखने में आए। तो साथियों, ऐसा है, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं अपन। हर साल होगी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती। इसके पीछे साथियों ये लॉजिक है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो पंचायती राज के अधीन आती है, ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग के अधीन नहीं आती, लेकिन इसमें ये पंचायती राज के अधीन आती है। तो क्या होता है कि तृतीय श्रेणी प्रारंभिक शिक्षा के अंदर आ जाती है। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर जैसे ही मतलब कोई भर्ती हुई तो उनको प्रारंभिक शिक्षा में लगाना होता है। तो प्रारंभिक शिक्षा में तो पद क्या है, भरे हुए दिखते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के अंदर भी जो पद होते हैं वे खाली होते हैं। तो इसमें क्या किया गया है सरकार द्वारा कि हर साल कैसे होगी रीट की परीक्षा। तो इसमें यह किया गया है साथियों कि 6D जो लागू होती है, विभागीय पैटर्न है, एक विभागीय प्रक्रिया है, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो 6D क्या है कि पंचायती राज कार्मिकों को, तृतीय श्रेणी अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा में 100% पद के विरुद्ध जो है, पद विरुद्ध रिक्तियों पर लगाया जाता है, जो मतलब वैकेंट सीटें हैं। अब इसको मैं सरल भाषा में समझा दूं तो ये समझ लो कि माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद खाली है, उन पर जो है प्रारंभिक शिक्षा से लेकर वहां पर समायोजित किया जाता है, स्टाफिंग पैटर्न के तहत उन्हें समायोजित किया जाता है। ये सरल भाषा में यदि आपको समझना है तो वही यह चीज है। तो सर ऐसा क्यों किया जाता है, ये प्रश्न आता है। तो ऐसा है साथियों कि मान लीजिए कोई एक बॉक्स है और वह अपने सामान उसको ऐसे ही भर दिया उसके अंदर। मान लीजिए कोई साबुन की पेटी है, साबुन की पेटी में अपन ने डायरेक्ट लेकर ऐसे भर दिए, तो वो क्या जल्दी भर जाएगी और भरी हुई दिखेगी, फिर उसके अंदर वो और साबुन नहीं आ पाएंगे। लेकिन यदि उसको व्यवस्थित जमाया जाएगा, वापस निकाल कर व्यवस्थित जमाया जाएगा, तब हम पाएंगे कि अभी उसमें और बहुत सारी जगह खाली हो गई है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग में भी पद भरे हुए दिखते थे, लेकिन पद कई जगह खाली होते थे, और वो स्टाफिंग पैटर्न इसीलिए किया जाता था ताकि उनको सही से समायोजित किया जा सके। तो ये 6D भी यही है। और साथियों 6D होने से क्या है, प्रारंभिक शिक्षा में पद खाली होंगे और पद खाली होने से वहां पे वैकेंसी निकलेगी। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले वो पदों वाला जो वीडियो बनाया था आपका, उसके पीछे भी लॉजिक यही था। इसीलिए मैंने कहा था कि आप घबराएं नहीं, पद बढ़ेंगे, और किस तरीके से बढ़ते हैं वो इस तरीके से बढ़ेंगे। तो जब यहाँ पे पद खाली होंगे प्रारंभिक शिक्षा में, तो क्या होगा साथियों कि तृतीय श्रेणी की जब अध्यापक भर्ती है वह हर साल आने के चांस रहेंगे। नहीं तो आप देखेंगे 2016 में आई थी, फिर 18 में, फिर अब 21 में आई है, ये कब पूरी होगी इसका पता नहीं है। तो इससे क्या होगा कि एक नियमित पता चलता रहेगा कि इतने पद अभी भर गए, इतने खाली है और इतनों पर वैकेंसी निकालनी है। तो रेट जैसे नियमित होगी तो जितने बेरोजगार प्रतियोगी हैं उनको कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। तो एक तो चीज ये है कि ये तृतीय श्रेणी अध्यापक के जो है हर साल भर्ती आने की संभावनाएं रहेगी। दूसरी साथियों यह है कि व्याख्याता भर्ती, मैंने यहाँ लिखा है कि अधिक पदों पर होगी। कैसे होगी अधिक पदों पर? तो साथियों कल जो ऐतिहासिक बदलाव किए नियमों में, उसमें यह भी किया गया है कि प्रिंसिपल के लिए जो पदोन्नति की जाती थी अध्यापकों की, तो उसमें प्रथम श्रेणी और प्रधानाचार्यों की होती थी। उसमें अब जो रेशियो कर दिया गया है वह 80-20 का कर दिया गया है, यानी कि 20% तो लिए जाएंगे व्याख्याता से, 80% तो लिए जाएंगे व्याख्याता से, और 20% लिए जाएंगे सेकेंडरी HM यानी प्रधानाध्यापक से। तो इसमें क्या होगा कि व्याख्याता बड़ी संख्या में प्रिंसिपल के लिए प्रमोट होंगे, तो व्याख्याता की सीटें होंगी खाली, और व्याख्याता की सीटें खाली होने पर, वैसे कुछ खाली है और भी खाली होगी जल्दी से, तो व्याख्याता की सीटें खाली होने पर व्याख्याता भर्ती अधिक पदों पर आएगी, बम्पर भर्ती आने की संभावना है। इसीलिए मैंने कहा है कि
अब जो है वैकेंसी बम्पर आने की संभावना है। तृतीय श्रेणी में भी पद खाली होंगे और यहाँ पे भी जब व्यवस्थित किया जाता है किसी चीज को तो जगह तो होनी है, तो ये जगह होगी साथियों, तो व्याख्याता भर्ती बहुत ज्यादा पदों पर आ सकती है। तो ऐसे में क्या होगा कि जिसकी तैयारी निरंतर चल रही है, जो निरंतरता बनाए हुए हैं तैयारी में, उनके लिए ये जो है फायदे की चीज है। अब ये नियम सबसे ज्यादा विचलित कर रहा है अभ्यर्थियों को। रात से मैसेज आ रहे थे, पूरी रात मोबाइल बजा है, इसलिए मैं नंबर भी नहीं देता हूं। और आप वैसे नंबर दे भी दूं, मैं इसलिए नंबर इसलिए भी नहीं देता हूं साथियों कि आपको नंबर दे दूंगा और मैं व्यवस्थित बात नहीं कर पाऊंगा और फटाफट में रखना पड़ेगा, आपकी शंका का समाधान भी नहीं हो पाएगा, तो फिर उस बात किए हुए को भी कोई मतलब नहीं है। तो मैं नंबर आपको तभी दूंगा जब मैं आपको प्रॉपर उत्तर दे पाऊंगा, प्रति उत्तर दे पाऊंगा, रेस्पॉन्स दे पाऊंगा। तो व्याख्याता भर्ती के अंदर बीए और एमए सबसे अहम जो अब इसमें ये साथियों को विचलित करा है, क्योंकि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं व्याख्याता की भी करते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन सबके पास होती है और बीएड सबके पास होती है। तो इसको समझते हैं साथियों, इसमें क्या होगा, कैसे होगा। इसमें ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये स्वागत योग्य निर्णय है। कैसे है कि इसमें विषय की गुणवत्ता बढ़ेगी, विषय की उपयोगिता बढ़ेगी, परीक्षा अपने जो स्कूली शिक्षा है उसका स्तर सुधरेगा, क्योंकि विषय को एक जो अध्यापक लग रहा है प्रथम श्रेणी का, उसने विषय पर पकड़ शुरू से बनाकर रखी है, तो वह निश्चित तौर पर दूसरे विषय से अधिक जानता है। बनिस्पत की जो 2 साल की एमए कर जान रहे हैं उनसे अधिक जानता है। मैं दोनों पक्ष रखूंगा, आप इसको सुन लेना, क्योंकि मेरा काम है विश्लेषण और निष्पक्ष रूप से मैं बात को रखता हूं और निष्पक्ष रूप से रखूंगा, दोनों पक्ष रखूंगा। आप देख लेना अभी इसमें से कि क्या है। तो इसमें ऐसा है कि ये एक तरह से बहुत अच्छा डिसीजन कहा जा सकता है। अब इसमें जो विषय विशेषज्ञ हैं वे जिनकी ज्यादा विषय मतलब स्टार्ट से शुरू से थी, बीए के अंदर भी है, एमए के अंदर भी, उन्होंने ज्यादा उस पर ध्यान दिया है, वे व्याख्याता बनेंगे, यह निर्णय लिया गया है। तो ये अच्छा निर्णय है। अब इसमें समस्या कहाँ आती है? समस्या यहाँ आती है साथियों कि जैसे कई साइंस के अभ्यर्थी है, कई साइंस के अभ्यर्थी जो पोस्टेड हैं, जो पोस्टेड नहीं है, दोनों साइंस के अभ्यर्थी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने या तो प्रमोशन के लिए उन्होंने कर ली एमए। तो ज्यादातर ये देखने को मिलता है, जो हम देखते हैं ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि सेकंड ग्रेड भर्ती में विज्ञान से चयनित हुआ कोई अभ्यर्थी और उसके बाद में उसने एमए कर ली पॉलिटिकल साइंस में या हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, इनमें प्रमोशन जल्दी होते हैं, क्योंकि सीटें खाली होती है तो प्रमोशन जल्दी होते हैं। तो प्रमोशन जल्दी होने के चक्कर में वो उसमें एमए कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है साथियों कि वे जल्दी से प्रमोट हो जाते हैं, जबकि वो होते विज्ञान के हैं, लेकिन 2 साल की एमए करके वे जल्दी से उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो 11th-12th की जो पुस्तकें होती है वे काफी स्तरीय होती है, तो उनको पढ़ाने में उन अध्यापकों को भी कठिनाई महसूस होती है और छात्रों को भी समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। तो वहां पर एक तरह से ये अच्छा निर्णय है कि बीए में भी सब्जेक्ट होगा, एमए में भी होगा, तो लगातार जो अभ्यर्थी पढ़ रहा है और वह जाकर 11th-12th में पढ़ाएगा तो निश्चित तौर पर गुणवत्ता दिखने को मिलेगी। अब इसमें समस्या साइंस वालों के लिए होती है, तो साइंस वाले कहेंगे कि जब यह नियम है तो हमें एमए करवाई क्यों, हमारी सर्विस में एमए जुड़वाई क्यों, या ऐसा प्रावधान रखा है क्यों। तो साथियों ये 1971 के नियम के अनुसार ऐसा किया गया था, अब संशोधन किया गया है तो इसे अब आगे सुधारा जाएगा। अब यदि मेरा अनुमान पूछा जाए, मेरा आकलन पूछा जाए कि सर इसे अब आने वाली व्याख्याता भर्ती में लागू किया जाएगा या नहीं, तो मेरा आकलन अनुमान यदि देखा जाए, पूछा जाए, तो मुझे ये लगता है कि इससे जो है, क्योंकि वैकेंसी अभी आई नहीं है और नियम पहले बता दिए गए हैं, नियम इस पर विधिवत रूप से मोहर लग जाएगी और ये नियम पहले से अधिसूचना इनकी आ जाती है, तब तो इनको नई व्याख्याता भर्ती में लागू किया जाएगा, मेरा अनुमान है। अब किया जाए नहीं किया जाए वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरे हिसाब से ये किया जाएगा और मेरा सुझाव ये है कि इसे अब आने वाली व्याख्याता भर्ती में लागू न करके जो पोस्टेड टीचर है उनकी सर्विस में लागू कर दिया जाए, क्योंकि जो पोस्टेड टीचर है वो सीधे पदोन्नत होते हैं, वे सीधे पदोन्नत होते हैं, उन्हें किसी तरह का कंपटीशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें तो विषय विशेषज्ञ जो होगा, जो विषय पर पकड़ रखेगा, वही तो कंपटीशन एग्जाम में आगे जाएगा। तो वहां पे तो इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जिसका विषय पर पकड़ होगी तो वहां गुणवत्ता वाली बात वही साबित हो जाती है, जिसके अंदर गुणवत्ता होगी वही तो सीट निकालेगा कंपटीशन के दौर में। तो यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा के अंदर साथियों कि जो जहां पर प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, तो प्रतियोगी परीक्षा के अंदर यदि उसके अंदर गुणवत्ता नहीं है
तो वो वैसे ही उस प्रतियोगी परीक्षा में बाहर हो जाएगा। और उसके अंदर गुणवत्ता है तो वह अपनी सीट निकाल सकता है, तो वह उस विषय पर पकड़ बना सकता है, यानी कि वह अच्छे से समझा भी सकता है। तो और जो पहले से पोस्टेड है उनकी पदोन्नति है, तो पदोन्नति क्या है कि सीधी होगी, उन्होंने सर्विस जुड़वा दी एमए करके और फिर सीधी पदोन्नति होगी, वहां पर ये नियम लागू किया जाता है तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरा सुझाव है और मेरा अनुमान क्या था, दोनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी। मैं न बीए वालों के पक्ष में कि भाई ये चीज है, हाँ मुझे पर्सनली ये फैसला अच्छा लगा क्योंकि विषय की गुणवत्ता को देखकर फैसला लिया गया, विषय की उपयोगिता को देखकर फैसला लिया गया है। लेकिन मैंने दोनों पक्ष रखे हैं कि ऐसा भी नहीं हो, ऐसा किसी के साथ में अन्याय नहीं हो, जिन्होंने पहले कर ली उनके साथ भी जो है गलत ना हो। तो ये चीज मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। 6D के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब जो सबसे अच्छा मुझे इसके अंदर फैसला लगा, जो सबसे अच्छा मुझे निर्णय लगा, वह निर्णय ये है साथियों कि 40% न्यूनतम अंक जरूरी कर दिए जाएंगे शिक्षा विभाग में होने वाली भर्तियों के लिए। यानी कि अब वही टीचर पढ़ा पाएगा जिसने न्यूनतम 40% लाए हैं। नहीं तो अब हम देखते थे कई विसंगतियां कि माइनस मार्किंग वाले टीचर लग रहे हैं और जिनके बिल्कुल ही 10, 15, 20 नंबर आ रहे हैं और वे टीचर लग रहे हैं, तो वो क्या पढ़ाएंगे और क्या भविष्य बनाएंगे जिनका खुद का भविष्य अंधेरे में है। तो ऐसे में क्या होता था साथियों कि उन्हें जो लगते थे शिक्षक, उन्हें खुद उपेक्षा का शिकार होना पड़ता था, चारों तरफ से उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और साथ ही साथ विद्यार्थियों की जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ भी समझौता होता था। तो इसमें मैं तो कहता हूं शिक्षा मंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, कि इस 40% को बढ़ाकर यदि 60% कर दिया जाए तो और भी बेहतर है, तो और भी जो है स्तर सुधरेगा। जब आपको टीचर लेने ही है, राष्ट्र निर्माता लेने ही है, तो ऐसे क्यों ना लो जो बिल्कुल क्रीम हो और वह आगे जाकर भी आपको क्रीम दे। ऐसे 40% भी वैसे अच्छा निर्णय है, लेकिन यदि 60%, मेरा सुझाव तो यह रहेगा कि इसे 60% कर देना चाहिए कि 60% से ऊपर है काबिलियत, और काबिलियत मिलेगी, योग्यताएं मिलेगी आपको। 60% से ऊपर है तो आप टीचर बन सकते हैं, 60% से नीचे है तो आप फिर से मेहनत करिए और 60% लाइए, उसके बाद में आप टीचर बनने के काबिल बनेंगे। ये यदि कर दिया जाए साथियों तो शिक्षा के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। हालांकि ये 40% करने से भी काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वे अभ्यर्थी तो इसमें नहीं लग पाएंगे जो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानते हैं। माइनस मार्किंग आना मतलब शर्म की बात होती है साथियों। अब चाहे कैसे भी कैटेगरी में आए या कैसे भी आए, लेकिन माइनस मार्किंग है, आप पढ़ाएंगे वहां तो आप कहीं ना कहीं जो है ये शिक्षा के साथ में समझौता होता था। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही ज्यादा मुझे जो पसंद आया सबसे, वह निर्णय ये है। अब साथियों बात करते हैं कि रीट 2021 पर गुरुजी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रीट 2021 पर साथियों ऐसा है कि एग्जाम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि रीट क्या है, पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है रीट, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, रीट आपको देनी है। अब पद कैसे बढ़ेंगे, रीट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव ये पड़ेगा कि रीट के अंदर पदों में वृद्धि होगी। जहां तक मेरा मानना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 40 से 45 हजार के बीच में जो है ये भर्ती हो सकती है। तो अब जब उस बॉक्स को जमाया जाएगा तब जगह होगी और पता चलेगा कि इस पर इतनी जगह खाली है, उसके अनुसार भर्ती की जाएगी। तो इसमें रीट 2021 पर साथियों यही प्रभाव पड़ना है कि सीटें बढ़ेगी। मुझे जहां तक लगता है सीटें बढ़ेगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कुछ समय पहले, हमने अखबार के जरिए भी जाना था, उसमें कहा था कि एक बार पात्रता परीक्षा हो जाए रीट की, उसके बाद में हम जो है सीटों को देखेंगे और उस हिसाब से पदों में यदि बढ़ोतरी होती है तो निश्चित तौर पर बढ़ाया जाएगा। तो साथियों यही है, आपको अब बिल्कुल ही फोकस होकर तैयारी करनी है, इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि पद बढ़ेंगे और ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। और जैसी आपकी तैयारी की लय बनी हुई है ना, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स इतने एक्टिव है कि पीछे की पीछे व्याख्याता पढ़ती आ रही है, तो आप सीधे ही पढ़ते पढ़ते व्याख्याता भर्ती का सिलेबस भी बाद में पढ़ने लग जाएंगे, तो ये बहुत स्पीड से याद होगा और आप जो अभी बेरोजगार है, सीधे एक झटके में तृतीय श्रेणी अध्यापक निकालने के तुरंत बाद व्याख्याता भर्ती भी निकाल सकते हैं। तो साथियों मेरा कहना यही है, इन ऐतिहासिक नियमों पर चर्चा की और मैंने आप सभी की शंकाओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की। मेरे हिसाब से प्रतियोगियों को जानने लायक ऐसा कोई पॉइंट पीछे नहीं रह गया इस जो बदलाव हुए हैं कल के सेवा नियमों में उसमें, और इन सेवा नियमों में जो बदलाव प्रतियोगियों को जानने थे वह तो बता ही दिए, साथ ही मैंने मेरे सुझाव और अनुमान भी बता दिए कि ये होता है तो काफी बेहतर होता है।
हालांकि आपकी प्रतिक्रियाएं और मैसेज आएंगे, मुझे पता है, मैं उन मैसेजों को देखता हूं, हर एक व्यक्ति का कमेंट करता हूं, चाहे मैं रिप्लाई न दे पाऊं, लेकिन कमेंट हर अभ्यर्थी का पढ़ता हूं और उसके अनुरूप कार्य करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपका विश्वास ही जो है हमारी गुणवत्ता बताता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। साथियों, ऐसे ही जुड़े रहें और हम भी कोशिश करते रहेंगे। कल टेलीग्राम समूह पर बहुत सारी ट्रिक्स डाली थी, आज भी कोशिश करूंगा साथियों की कुछ ट्रिक्स जो है टेलीग्राम समूह पर डाल दूं, ताकि आपका यहां पर समय व्यर्थ न होकर आप सीधा ही देख लें और सीधा ही नोट कर लें। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रिक्स वाले वीडियो नहीं दूंगा, वीडियो भी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन वहां पर भी नियमित रूप से आपको ट्रिक्स मिलती रहेगी। तो साथियों, और भी कोई शंका होगी तो समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा, आप घबराएं नहीं, निश्चिंत रहें और तैयारी बिल्कुल फोकस्ड होकर करें, कोई भी किसी तरह का विचलन न आने दें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।